बीजेपी में आ गया है, उनको इन्होंने एमएलए की टिकट दे दी। अरे सुनो ना भाई, मानो जायसवाल सुनिए ना, जो बीजेपी में आ गया वो टोलाबाज था। मैं ये कह रहा हूं कि कल को अगर आपके यहां से कोई और निकल के आएगा तो आप कहोगे देखो ये टोलाबाज था चला गया, आपके यहां है तो टोलाबाज नहीं है। यही बात ये भी कहते हैं कि वहां था तो अच्छा आदमी था। ठीक है रुकिए भाई, विकास जी को भी तो विकास करने का मौका दीजिए। सर विकास, ये एक बड़ा कठिन सवाल और बड़ा रूड सा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। अरे मानो जी, रुकिए ना, बड़ा थोड़ा रूड है, बुरा मत मानिएगा। सर इस पूरी लड़ाई में आप लोग कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सर हमारी लड़ाई सबसे, और हम लड़ाई में हैं। साइलेंट लड़ाई लड़ रहे हैं आप, घर में बैठे हुए आराम से, ऐसा नहीं, कोई घर में नहीं। हम हाँ। हर मुद्दे, बेसिक मुद्दे पे सड़क पर है। सड़क से लेकर हर जगह हमारी लड़ाइयां चल रही। किसान का मुद्दा भी उठा रहे, हाँ। बंगाल में बेरोजगारी का भी मुद्दा उठा रहे, महंगाई भी हमारा मुख्य मुद्दा है, गैस पेट्रोल डीजल की दाम भी जो बढ़ रहे वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है। जो आज के डेट में यहाँ पर जो सिचुएशन है, बाकी राज्यों में 18 राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं, लगभग 18 के आसपास होगा। वहां पर महिलाओं के साथ क्या व्यवहार हो रहा है, कैसी उत्पीड़न की जा रही है उनके साथ में, वो भी हमारा मुख्य मुद्दा है। और बंगाल में जो आके बड़ी भाषण दे रहे हैं, मार दिया कांग्रेस उस समय क्या कर रही है? एक मिनट दादा बीच में मत बोलिए। दादा पहले ही बोले, दादा बीच में मत बोलिए, दादा बीच में मत बोलिए, दादा बोल दीजिए ना, हम आपको बीच में बोलिए, दादा बीच में। अरे दादा भाई अपनी बारी मत बोलिए। विकास जी बेचारे दूसरे बार नंबर दे रहा हूँ, अब उनको अपनी बात रख लेने दीजिए। जी विकास जी, दादा बीच में मत बोलिए। हाँ विकास जी जल्दी से हमारा मुद्दा यही है, हमारा मुद्दा यही था और यही है। बंगाल की जो व्यवस्था है, जो कट मनी की अभी बात कर रहे थे, ये वाजिब बात है। हाँ। बंगाल में टीएमसी के जो झंडा उठाने वाले लोग हैं उनको ही सिर्फ घरों के लिए पैसा दिया जाता है। और इनके सूत्रधार कौन थे जो आज भाजपा में चले गए? इन लोगों ने ये रास्ता दिखाया। ये लोग वो चीज करते थे, आज भाजपा में चले गए, इनके पास वॉशिंग मशीन है, वो लोग धुल गए, आज साफ हो गए, आज उनके साथ है। और ये जो पैसा खाने वाली जो बात कर रहे हैं, बंगाल में होता है। विकास जी, ये होता है। विकास जी, गंभीर सवाल ये है कि हमने आपसे जितनी बार भी पूछा तो, अरे दादा चैटर्जी जी, दादा रुको ना, अभी जरा मैं जा रहा हूं अभिज्ञान जी के पास। विकास जी, मैंने आपसे दूसरी बार जब सवाल पूछा तो आप सीधा निशाना बीजेपी पे तानते हैं। ये इस बात से परिचायक दिखता है कि आप मुख्य लड़ाई उनसे लड़ रहे हैं। आप भी मान के चल रहे हैं टीएमसी का इस फ्रेम में नहीं है। मैंने ये सवाल आपसे तब भी पूछा, नहीं, ये कैसे हो सकता है कि जो सरकार वहां पे है, जिसकी पार्टी वहां पे सरकार चला रही है, उसके खिलाफ शुरुआत करने से पहले आप बीजेपी को 15 मिनट तक आलोचना करते हैं, फिर आप एक हल्के से उसमें इंप्लाइड कर देते हैं। इससे ये लगता है कि आप भी मानते हैं कि मेन पोजीशन वहां पे वो है, अब सरकार तो इनकी लग रही है। नहीं, कभी नहीं। हम लोग बंगाल को बचाना चाहते हैं, जैसे देश में जो किससे भाजपा ने पैदा की है, भाजपा से प्रथम जो बात है, भाजपा ने आज देश का जो बंटाढार किया है, बंगाल में ना हो। बंगाल में हमें आना है और बंगाल में हम टीएमसी के सामने अगेंस्ट में खड़े और लड़ रहे हैं, हम लोग जीतेंगे। अच्छा अभिज्ञान जी, हम लोग ये बात जरूर कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। देखिए ये अभी मुद्दे गिना रहे थे विकास जी, मैं इनके पास आया तो इन्होंने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, महिलाओं के विकास के, नौकरी के, पता नहीं कौन कौन से। लेकिन अब आप भी देख रहे होंगे जिस तरह की कवरेज चल रही, जिस तरह की रैलियां चल रही, जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, अखबार टीवी जो भी देखें, यूट्यूब चैनल भी इसी चल रहे हैं, किसी में इन सब पर बात नहीं हो रही है। क्योंकि अगर कमल गाछी का नाम बदल के कमल गाजी कर दिया जाए और हो सकता है कुछ समय बाद कमाल गाजी हो जाए, तो वो रियल इशू है ना, मुद्दा तो वहीं चलेगा फिर। नीरज, मैं कहने ही वाला था, अच्छा वो आपने सवाल पूछ लिया। जब मेरा मौका आता तो मैं कहता कि देखिए अब आगे की जितनी भी बंगाल की चर्चा होगी टेलीविजन कार्यक्रमों में वरिष्ठ साथियों के साथ, जैसे आशुतोष है, फैक्ट ये है, और बड़ी कड़वी बात मैं कहने जा रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, अब कोई बंगाल के असली जमीनी मुद्दे तो उठने वाले नहीं। ये पिछले 48 घंटे में इंश्योर कर दिया गया है कि अब ऐसी लॉलीपॉप निकाल कर लाई जाएगी, राजनीतिक भाषा जिसे कहते हैं ना, जिसको कि आप देते हैं लॉलीपॉप जनता को भावुक तौर पर अपनी तरफ खींचने के लिए, वोट का ध्यान रखने के लिए। तो अब कोई बहस वहस ऐसी बची नहीं कि सोनार बांग्ला कहाँ है और पश्चिम बंगाल का विकास कैसे होने वाला है, और बीजेपी अगर पावर में आ गई तो वो क्या बदल डालेगी, और ममता बनर्जी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। अब ऐसे ही हर दिन आपको कोई ना कोई शगुफा छोड़ा जाएगा, एक बयान कोई कहीं से निकलेगा, उसके रिएक्शन में 4 बयान कहीं और से निकलेंगे, उसके रिएक्शन में 5 काउंटर बयान कहीं और से निकलेंगे, और उस पर होगी बहस। तो ये तो स्पष्ट है कि पश्चिम बंगाल में अगले 6 चरणों में पश्चिम बंगाल का क्या हुआ
और क्या होना है, इस पर तो कोई चर्चा होने वाली नहीं। एक पॉइंट मैं शुभेंदु अधिकारी के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। ये बीजेपी में जब लोग आते हैं, ये जरूरी है कहना, वो समझते नहीं कि बीजेपी उनको ले तो आती है बट बहुत टॉप हैवी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद उनके लिए कोई जगह नहीं निकल पाती और बाद में उनकी ऐसी हालत हो जाती है, हम तमाम ऐसे उदाहरण जानते हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है बीजेपी के लिए। अब वो भी शुभेंदु अधिकारी जैसे व्यक्ति, सोचिए वो किसी के लॉयलिस्ट नहीं रहे, ममता बनर्जी को धोखा देके बीजेपी में आए हैं, तो ही इज नॉट एग्जैक्टली द लॉयलिस्ट बीजेपी इज लुकिंग फॉर। तो ये सब अब इसी तरह का उठा पटक में और उलट फेर में ये सब चलता रहेगा। बीजेपी भी बहुत सारे लोगों को लेके आई है, कल को हो सकता है उसकी सरकार ना आ पाए पश्चिम बंगाल में, तो वो उनका क्या करेगी। कुल मिलाकर आज की स्थिति में मुझे लगता है राजनीतिक बिसात इस तरह से बिछा दी गई है कि ये वाले मुद्दे हम उठाएंगे, ये वाले मुद्दे हम बताएं। अब कांग्रेस का भी जिक्र सुन लीजिए, जो सबका जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस और लेफ्ट दो सबसे अननेचुरल एलाइज, अगर वैचारिक तौर पर देखें कांग्रेस और लेफ्ट ये दो सबसे अननेचुरल एलाइज है। ये एक स्टेट में इसी चुनाव में लड़ रहे हैं, एक में अलायंस करके बैठे हैं। तो कुल मिलाकर जब राजनीतिक स्थिति इस तरह की बन जाए तो बेस्ट है, सही कह रहे आशुतोष, बेस्ट है कि इसी टाइप के मुद्दे उठाओ, इसी टाइप की रोज बातें करो, इसी टाइप की रोज सुर्खियां चले, हेडलाइन चले और उस पर काउंटर बयान दिया जाए और सब अपने आप को कोई अच्छा हाँ, इसमें एक बड़ा मसला तो मैं कहना भूल ही गया, मैंने कल भी कहा था एक प्रोग्राम में, ये इसमें एक बड़ी लड़ाई हिंदू की ठेकेदारी की भी तो है ना, कि कौन बड़ा हिंदू। तो ये एक राजनीतिक लड़ाई का एक बड़ा हिस्सा है कि कौन बड़ा हिंदू, तो वो ठेकेदारी भी क्लेम करनी है जी। इसी तरह का एनवायरमेंट एज ऑन डेट, कल को बदल जाए फिर से मुझे नहीं पता, एज ऑन डेट बन गया है पश्चिम बंगाल चुनाव का। जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से लौट के आएंगे तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे कि कमल गाछी से कमल गाजी और कमल गाजी से कमाल गाजी तक की कहानी के बीच में फूल या पत्ती, किधर होगा मामला, ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज चर्चा हो रही पश्चिम बंगाल की, जहां पे चुनाव कई दौर से गुजरता हुआ अब पहुंच गया है लोकतंत्र बचाओ, गोत्र और पता नहीं बहुत सारे नए नए मुद्दे यहां पे आ गए हैं, तो हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, इस सेगमेंट में समय कम होता है, पहले हम लोग काफी बात कर चुके, तो छोटे छोटे जवाब दें। आशुतोष जी, मैंने ब्रेक से पहले कहा था कि जिस तरीके की वहां सामाजिक संरचना है, हिंसा का इतिहास 1981 और उससे पहले से है, कांग्रेस के जमाने से, और वो हस्तांतरित होता आया है। पहले उनके गुंडे थे,
तो मतलब धीरे धीरे क्या होता है, डिजेनरेशन होता है। पहले गुंडे थे, दूर रखे जाते थे, वो उनकी खाली मदद करते थे। फिर जब लेफ्ट वाले आए तो गांव में लाइब्रेरियां खुलाई, उनको स्टैब्लिश किया गया। और टीएमसी आए तो उसने हाथ में झंडा ही दे दिया। तो उस इतिहास को देखते हुए जो सामाजिक संरचना बंगाल में बनी है, उसी का ये रिफ्लेक्शन हमें दिख रहा है। जो हो रहा है वहां पे रोज हिंसा की खबरें आ रही हैं, चुनाव चल रहा है उसके बीच में हिंसा आ रही है, कभी टीएमसी के लोग मारे जा रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही तरफ, दोनों साइड में बहुत ज्यादा धन और जन की हानि हो रही है। शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी में भी उन्हीं के इलाके में अगर पथराव हो जाए तो बड़ी बात मानी जाती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा था आशुतोष जी कि ये जो तस्वीर बन रही है, इसमें शायद हम लोग दिल्ली में बैठे, हमको लगता है कि ये सब बड़े इश्यूज रखने चाहिए नौकरी के और ये सब फलाने ढिमकाने, लेकिन दरअसल हो सकता है ग्राउंड पर रियल इश्यूज वहां पे ये हों। नहीं, देखिए, रियल इश्यूज तो हमेशा रोटी कपड़ा मकान ही होता है, इसके अलावा और कोई इश्यू होता नहीं है। और लोग भी इसी उम्मीद में, इसी आशंका में अपने नेता चुनते हैं कि वो कम से कम उनके मुद्दों का समाधान करेंगे। जो बात अभी आपने राजनीतिक संरचना के साथ साथ सामाजिक संरचना की बात की, दरअसल देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है। महत्वपूर्ण मसला इसलिए कि जो शुभेंदु अधिकारी आज से 3 महीने पहले ममता बनर्जी के पैर छूते थे, वही शुभेंदु अधिकारी आके अमित शाह के पैर छूते हैं। और ममता बनर्जी जिनको दीदी कहते थे, जिनको अपनी मां कहते थे, अब उन्हीं को वो बेगम ममता कह रहे हैं, उन्हीं को फूफू ममता कह रहे हैं, खाला ममता कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर ममता जी दोबारा आ जाएंगी तो यहाँ के हिंदू जो धोती नहीं पहन पाएंगे और तिलक नहीं लगा पाएंगे और तुलसी नहीं पहन पाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, ये जरा मुझे समझना है, मतलब, और हम सब लोगों को समझना चाहिए। क्या इनकी कोई राजनीतिक विचारधारा है, क्या इनकी कोई सामाजिक संवेदना है, या सिर्फ ये अवसरवादी मौका परस्त राजनीतिज्ञ है? अगर ये मौका परस्त राजनीतिज्ञ जैसा कि उनकी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी अचानक उसका मानसिक बदलाव इतना जबरदस्त हो जाएगा कि जिन ममता बनर्जी को मां मानता था उसी को वो बेगम कहने लगेगा। तो जाहिर सी बात है ये कुछ अलग तरीके की बातचीत हुई। आप इसी तरीके से हेमंत बिश्वा शर्मा को देखिए, वो अब जो कभी तरुण गोगोई के बड़े खास हुआ करते थे, सेकुलरिज्म की बात करते थे, अब वो